हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे जानेंगे फ्रांस के संविधान के बारे में। इससे पहले के जो वीडियोस अपलोड हुए मैंने आपको बताया था कि इसमें टोटल 8 चैप्टर आपको पढ़ना होगा यदि आपको इन डेप्थ नॉलेज चाहिए फ्रांस के संविधान के बारे में। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ मैंने करा दिया, सिक्स्थ भी करा दिया। आज 7th नंबर जो चैप्टर है इस वीडियो में आपको मिलेगा फ्रांस में नौकरशाही और प्रशासनिक कानून, ब्यूरोक्रेसी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इन फ्रांस। नौकरशाही और प्रशासनिक कानून, ब्यूरोक्रेसी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। फ्रांस में नौकरशाही फ्रांस में सरकार का कार्यक्षेत्र ब्रिटेन या उदारवादी व्यवस्था पर आधारित अन्य किसी देश की तुलना में अधिक व्यापक है। इस बात ने समस्त राज्य व्यवस्था में नौकरशाही के महत्व को बढ़ा दिया है। नौकरशाही से संबंधित समस्त व्यवस्था में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति है। सेवाओं के संबंध में समस्त प्रबंध का भार प्रधानमंत्री पद और फ्रांस के मंत्रिमंडल के बजट विभाग पर है। समस्त व्यवस्था एक केंद्रीय कार्यालय द्वारा की जाती है जो सीधे प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कार्य करता है। इस कार्यालय का प्रधान एक निदेशक होता है। यह कार्यालय लोक सेवाओं से संबंधित समस्त कानूनों और आज्ञाओं का प्रारूप तैयार करता है। समस्त व्यवस्था एक केंद्रीय कार्यालय द्वारा की जाती है जो सीधे प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कार्य करता है। इस कार्यालय का प्रधान एक निदेशक होता है। यह कार्यालय लोक सेवाओं से संबंधित समस्त कानूनों और आज्ञाओं का प्रारूप तैयार करता है, लेकिन वित्तीय पक्ष के संबंध में इसके लिए बजट बोर्ड ऑफ बजट से मंत्रणा प्राप्त करना आवश्यक है। यह कार्यालय लोक सेवकों की भर्ती, पदोन्नति और सेवाओं में सुधार आदि विषयों पर विचार करता है, लेकिन इस कार्यालय का समस्त कार्य नियोजन और मंत्रणा संबंधी ही है। लोक सेवाओं के संबंध में वास्तविक व्यवस्था विभिन्न मंत्रालयों के कार्मिक बोर्डों, पर्सनल बोर्ड्स द्वारा की जाती है। भर्ती, प्रशिक्षण व सेवा शर्तें। फ्रांस में लोक सेवकों की भर्ती इकोले नेशनल द एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा होती है। भर्ती का आधार योग्यता है और यह भर्ती प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर होती है। 1946 से ही फ्रांस में लोक सेवकों के प्रशिक्षण के लिए एक विशेष विद्यालय की व्यवस्था चली आ रही है। एक बार भर्ती के बाद पद उन्नति के लिए पर्याप्त क्षेत्र है और पद उन्नति के संबंध में नियमों का निर्माण विभागीय मंत्री द्वारा परामर्शदात्री परिषदों से मंत्रणा करते हुए किया जाता है। इन परामर्शदात्री परिषदों में बराबर की संख्या में उच्च अधिकारी और सामान्य कर्मचारी होते हैं। फ्रांस के लोक सेवकों का वेतन आदि बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जनता के अन्य कुछ अंगों की तुलना में यह अच्छा है। इसका कारण यह है कि लोक सेवकों के अनेक संघों को पर्याप्त शक्ति प्राप्त है और अनेक राजनीतिज्ञ इन संघों के मित्र हैं। वेतन के अतिरिक्त उन्हें पारिवारिक अनुदान प्राप्त होते हैं जो जीवन स्तर के व्यय से जुड़े हुए हैं। इसके अतिरिक्त फ्रांस के लोक सेवकों को सरकारी कार्यों के निर्वहन में किए गए कार्यों में मुकदमेबाजी से सुरक्षा प्राप्त है, क्योंकि पूर्णतया निजी तौर पर किए गए कार्यों के अतिरिक्त उसके सभी कार्यों के लिए सरकार उत्तरदायी है। इसके अतिरिक्त नागरिक सेवा कानूनों के अंतर्गत प्राप्त उसके अधिकारों का यदि कोई उच्च अधिकारी अतिक्रमण करता है तो उसे प्रशासनिक न्यायालयों परिषदों से क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार है। लोक सेवा के वर्ग। फ्रांस में समस्त लोक सेवा एक ही जीविका है, जिसे इस प्रकार के 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। ये वर्ग हैं: अत्यधिक महत्वपूर्ण पद, प्रशासनिक पद श्रेणी 1, प्रशासनिक पद श्रेणी 2, प्रशासनिक पद श्रेणी 3 और प्रशासनिक पद समीपवर्ती। लोक सेवा के कार्य और भूमिका। फ्रांस में लोक सेवा के कार्य और भूमिका के संबंध में एम डोब्रे लिखते हैं, सरकार की सामान्य नीति के अनुरूप प्रशासनिक मामलों का संचालन, कानूनों, अधिनियमों और मंत्रिमंडलीय निर्णयों का प्रारूप तैयार करना, उनकी क्रियान्विति के बारे में निर्देश देना और समस्त प्रशासनिक व्यवस्था में समन्वय स्थापित करना।
संक्षेप में नौकरशाही के प्रमुख कार्य इस प्रकार है। नियोजन और निर्देशन के कार्य, प्रशासनिक पहल और निर्णय के कार्य, क्रियान्विति के विशेषीकृत कार्य जहां तकनीकी योग्यता की आवश्यकता है, अविशेषीकृत कार्य जिनमें प्रारंभिक और सामान्य प्रशासनिक योग्यता की आवश्यकता है। फ्रांस में नौकरशाही के संबंध में कुछ विशेष बातें। फ्रांस की नौकरशाही के संबंध में कुछ ऐसी विशेष बातें हैं जो इसे ब्रिटेन या अन्य यूरोपियन देशों की नौकरशाही व्यवस्था से अलग करती है। प्रथम, फ्रांस में नौकरशाही के कुछ पदों पर राजनीतिक आधार पर नियुक्तियां की जाती है। यद्यपि ऐसे पदों की संख्या उतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी संख्या अमेरिका में है। इस संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि ब्रिटेन में लोक सेवाओं के किन्हीं भी पदों पर राजनीतिक आधार पर नियुक्ति नहीं की जाती है। द्वितीय, ब्रिटेन और फ्रांस की लोक सेवाओं में एक अन्य अंतर यह है कि फ्रांस में लोक सेवा के अधिकारी राजनीतिक पदों की चुनाव प्रक्रिया में उम्मीदवार हो सकते हैं। इन अधिकारियों को चुनाव की अवधि के लिए पूर्ण वेतन दिया जाता है। तृतीय, लोक सेवा सदस्यों को विधिवत रूप से संगठित होने और हड़ताल का अधिकार प्रदान किया गया है, जिसका प्रयोग कानून की सीमाओं के भीतर रहते हुए किया जा सकता है। व्यवहार में फ्रांस की लोक सेवाओं में अन्य किसी भी देश की तुलना में अधिक हड़तालें होती हैं। चतुर्थ, शासन तथा उसके कर्मचारियों के बीच मतभेदों को दूर करने के लिए ब्रिटेन की विट्ले परिषदों के ढांचे पर फ्रांस के संयुक्त परिषदें स्थापित की गई है। इसके साथ ही लोक सेवकों में अनुशासन बनाए रखने के लिए अनुशासन परिषदें काउंसिल ऑफ डिसिप्लिन स्थापित की गई है। लेकिन इसके साथ ही विवाद की सभी परिस्थितियों में काउंसिल डिटेट में अपील की व्यवस्था है। पंचम, भारत और ब्रिटेन की व्यवस्था से भिन्न फ्रांस की लोक सेवाओं में एक बात यह है कि फ्रांस की उच्च लोक सेवाओं में गतिशीलता अर्थात एक प्रकृति के पद से दूसरी प्रकृति के पद पर जाने की पर्याप्त व्यवस्था है। लोक सेवाओं के संबंध में एक प्रशंसनीय तथ्य यह है कि शासन के द्वारा लोक सेवाओं में बहुत कम हस्तक्षेप ही किया जाता है। समस्त लोक सेवा में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। शिक्षा, विशेषतया प्रारंभिक और माध्यमिक स्तर और समाज कल्याण विभाग जैसे कल्याणकारी संगठनों में उनका बहुमत है। फ्रांस की नौकरशाही और न केवल नौकरशाही वरन समस्त प्रशासनिक व्यवस्था का यदि कोई सबसे प्रमुख लक्षण है तो वह है प्रशासकीय विधि और प्रशासनिक न्यायालयों की व्यवस्था। प्रशासकीय विधि, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉस। राजनीतिक विचार और दर्शन में जिस प्रकार से ब्रिटेन विधि के शासन के लिए विख्यात है, उसी प्रकार फ्रांस प्रशासकीय विधि और न्यायालयों की व्यवस्था के लिए विख्यात रहा है। ब्रिटेन और फ्रांस दोनों ही देश अपनी अपनी व्यवस्था को नागरिक स्वतंत्रता का रक्षक बतलाते हैं। प्रशासकीय विधि की परिभाषा। प्रशासकीय विधि की परिभाषा और उसके क्षेत्र के संबंध में विद्वानों ने भिन्न भिन्न विचार व्यक्त किए हैं। साधारणतया प्रशासकीय विधि का तात्पर्य उस विधि से लिया जाता है जो सामान्य नागरिकों और प्रशासनिक अधिकारियों के पारस्परिक संबंध को नियमित करती है, परंतु यह परिभाषा संकीर्ण है और प्रशासकीय विधि के केवल एक रूप को ही स्पष्ट करती है। डायसी के कथन अनुसार फ्रांस की प्रशासकीय विधि प्रशासनिक अधिकारियों के अधिकारों और कर्तव्यों के वे सिद्धांत हैं जिनके आधार पर राष्ट्र सत्ता के प्रतिनिधि के रूप में राज्य कर्मचारियों और जनता के पारस्परिक व्यवहार का निर्णय और नियमन होता है। डॉक्टर जेनिंग्स के कथनानुसार प्रशासकीय कानून केवल शासन से संबंधित नियम हैं। इनके द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों के अधिकारों और कर्तव्यों का ज्ञान तथा निर्णय होता है। डायसी और जेनिंग्स की तुलना में लेनर डेविड की परिभाषा सरल और स्पष्ट है, जिसके अनुसार प्रशासकीय विधि का अर्थ उन नियमों से है जो लोक प्रशासन के संगठन तथा कर्तव्यों का ज्ञान कराते हैं और प्रशासनिक अधिकारियों तथा नागरिकों के पारस्परिक संबंध को नियमित करते हैं।
प्रशासकीय विधि की उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि प्रशासकीय विधि वे नियम हैं जो नागरिकों तथा सरकार के बीच संबंध निरूपित करते हैं और एक ही साथ नागरिकों तथा सरकारी पदाधिकारियों के अधिकारों तथा कर्तव्यों की रक्षा करते हैं। इस दृष्टि से प्रशासकीय विधि दीवानी विधि से भिन्न है, क्योंकि दीवानी विधि नागरिकों के पारस्परिक संबंध निर्धारित करती है। प्रशासकीय विधि का दार्शनिक आधार। फ्रांस के प्राचीन राजतंत्र में भी सरकारी अधिकारियों के लिए अलग कानून थे और इस दृष्टि से प्रशासकीय विधि की उत्पत्ति का स्रोत फ्रांस का प्राचीन राजतंत्र कहा जा सकता है। लेकिन डाइसी ने सत्य ही लिखा है कि इसका क्रमबद्ध विकास नेपोलियन बोनापार्ट के कम्युनल संविधान से प्रारंभ होता है। यद्यपि तब से अब तक इसमें अनेक परिवर्तन हो चुके हैं, लेकिन मूल रूप से अब भी वही है। इसकी उत्पत्ति तथा विकास में दो विचारधाराओं ने योग दिया है। प्रथम रोम का वैधानिक दर्शन और द्वितीय मॉन्टेस्क्यू का शक्ति पृथक्करण सिद्धांत। रोमन वैधानिक दर्शन की मान्यता यह है कि राज्य साध्य है और व्यक्ति साधन। प्रशासकीय पदाधिकारी क्योंकि राजसत्ता का प्रतिनिधित्व करते हैं, अतः उनका एक विशेष स्थान है और उन्हें सामान्य नागरिकों के समान स्तर पर नहीं रखा जा सकता। अतः राज्य पदाधिकारियों के लिए सामान्य न्याय के शक्ति विभाजन सिद्धांत का फ्रांस पर व्यापक प्रभाव पड़ा था, जिसके अनुसार व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यक्षेत्र एक दूसरे से पृथक तथा स्वतंत्र होने चाहिए। अतः इस विचारधारा के अनुसार कार्यपालिका पदाधिकारियों को न्यायपालिका से पृथक रखा गया है। उपयुक्त दार्शनिक आधार के अतिरिक्त फ्रांस में प्रशासकीय विधि को अपनाने का व्यवहारिक कारण फ्रांस के लोगों की यह धारणा है कि न्यायाधीश सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध होते हैं और उनके द्वारा सरकारी अधिकारियों की कठिनाई को न समझते हुए उनके कर्तव्य पालन में बाधक तत्व का कार्य किया जाता है। नेपोलियन का कहना था कि न्यायाधीश सरकारी पदाधिकारियों के शत्रु होते हैं, अतः उनके अनुचित हस्तक्षेप से सतर्क रहना चाहिए। अतः प्रशासकीय अधिकारियों को सामान्य न्यायालयों के कार्यक्षेत्र से पृथक रखा गया है। प्रशासकीय विधि का स्वरूप। फ्रांस में दीवानी विधि लिपिबद्ध है और नेपोलियन द्वारा निर्मित संहिता ने दीवानी विधि को स्थायी रूप प्रदान कर दिया है, परंतु प्रशासकीय विधि लिपिबद्ध नहीं है और परंपराओं पर आधारित है। प्रशासकीय विधि वस्तुतः प्रशासकीय न्यायालयों के निर्णयों का समूह है और इस रूप में इसकी तुलना इंग्लैंड के न्यायाधीशों द्वारा निर्मित विधि से की जा सकती है। प्रशासकीय विधि की इंग्लैंड के विधि के शासन से तुलना। इंग्लैंड और फ्रांस यूरोप के दो राज्य दो पृथक पृथक विधि और न्याय व्यवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। ब्रिटेन विधि के शासन के लिए विख्यात है, तो फ्रांस प्रशासकीय विधि और प्रशासकीय न्याय व्यवस्था के लिए। विधि के शासन का अर्थ यह है कि विधि सर्वोच्च है और धनी, गरीब, साधारण नागरिक या सरकारी पदाधिकारी सभी विधि के समक्ष समान है। प्रोफेसर डाइसी के विचारानुसार विधि के शासन के तीन स्पष्ट अभिप्राय हैं। प्रथम, किसी भी व्यक्ति को उस समय तक दंडित नहीं किया जा सकता जब तक साधारण न्यायालयों में साधारण कानूनी प्रक्रिया से उसके विरुद्ध कानून भंग करने का आरोप प्रमाणित न हो जाए। द्वितीय, कानून के समक्ष सभी बराबर है, चाहे वह सामान्य नागरिक हो या बड़े से बड़ा अधिकारी। तृतीय, सभी के लिए एक ही प्रकार के कानून हैं और एक ही तरह के न्यायालय की व्यवस्था है। इस प्रकार ब्रिटिश शासन व्यवस्था के अंतर्गत साधारण व्यक्ति और सरकारी अधिकारी में कानून की दृष्टि से कोई भेद नहीं किया जाता और सभी के लिए एक ही प्रकार के कानून और न्याय व्यवस्था है। लेकिन फ्रांस की व्यवस्था ब्रिटिश व्यवस्था के विपरीत है। फ्रांस में सामान्य नागरिकों के बीच जो विवाद उत्पन्न होते हैं उनका निर्णय साधारण कानून के अधीन साधारण न्यायालयों द्वारा किया जाता है। लेकिन यदि सरकारी अधिकारियों और साधारण नागरिकों के बीच कोई विवाद उत्पन्न हो तो उसका निर्णय
एक विशेष प्रकार के कानून प्रशासकीय कानून के अनुसार प्रशासकीय न्यायालय द्वारा किया जाता है। इस प्रकार फ्रांस के कानून के समक्ष सभी नागरिकों को समान स्तर प्राप्त नहीं है। विधि के शासन और प्रशासकीय विधि तथा न्याय व्यवस्था को एक दूसरे के विपरीत बताया जाता है, किंतु वास्तव में इनका अंतर व्यवहारिक की अपेक्षा सैद्धांतिक ही अधिक है। ब्रिटेन के अंतर्गत वर्तमान समय में विधि के शासन के अनेक अपवाद है। ब्रिटिश न्यायालयों में शासकों और कूटनीतिक प्रतिनिधियों को कतिपय उन्मुक्तियां प्राप्त है। गृह सचिव को पूर्ण अधिकार है कि वह किसी भी विदेशी नागरिक को ब्रिटिश प्रजा होने का प्रमाण पत्र दे सकता है, किसी के प्रमाण पत्र को रद्द कर सकता या अवांछित विदेशी को देश से बाहर निकाल सकता है। इन सब कार्यों के लिए उस पर कोई अभियोग नहीं चलाया जा सकता है। इंग्लैंड में 1893 में जो लोक अधिकारी संरक्षण अधिनियम द पब्लिक अथॉरिटीज़ प्रोटेक्शन एक्ट पारित किया गया, उसमें भी साधारण नागरिकों और सरकारी अधिकारियों में अंतर करते हुए सरकारी अधिकारियों को कानून और न्याय के क्षेत्र में साधारण नागरिकों से विशेष सुविधाएं प्रदान की गई है। इन सब के अतिरिक्त इंग्लैंड में भी वर्तमान समय में श्रम न्यायालय, बीमा न्यायालय आदि के रूप में ऐसे अर्ध न्यायिक निकायों का विकास हो गया है जो सामान्य न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से अलग अपना कार्य करते हैं। वास्तव में आज इंग्लैंड में उस रूप में विधि का शासन विद्यमान नहीं है जिस रूप में डाइसी के द्वारा चित्रण किया गया है। आज इंग्लैंड में अनेक रूपों में इसका उल्लंघन किया जाता है और अब इंग्लैंड में भी बहुत कुछ सीमा तक प्रशासकीय न्याय का विकास हो गया है। प्रशासकीय विधि और न्याय व्यवस्था का मूल्यांकन। प्रशासकीय विधि और न्यायालय की व्यवस्था को सामान्यतया अब तक बहुत अधिक दुर्भावना की दृष्टि से देखा जाता रहा है। आलोचकों के अनुसार प्रशासकीय विधि की व्यवस्था में सभी व्यक्तियों को विधि के समक्ष समान नहीं समझा जाता और इससे विधि के शासन के सिद्धांत का हनन होता है। आलोचकों के अनुसार इन न्यायालयों में जो सदस्य बैठते हैं उनकी सहानुभूति जनता से इतनी नहीं होती जितनी कि सरकारी कर्मचारियों से होती है, अतः निष्पक्ष न्याय प्राप्त नहीं हो पाता। इस प्रकार ये न्यायालय सरकारी कर्मचारियों के मन मानेपन को रोकने के बजाय उन्हें अनियंत्रित रूप में कार्य करने की छूट दे देते हैं। इस आधार पर डाइसी प्रशासकीय विधि की व्यवस्था के आलोचक रहे हैं। उन्होंने विचार व्यक्त किया है कि जहां विधि का शासन इंग्लैंड निवासियों की स्वतंत्रता का रक्षक है, फ्रांस के संबंध में स्थिति ऐसी नहीं है। उनके अनुसार प्रशासकीय विधि और न्यायालय की व्यवस्था में यदि व्यक्तियों के अधिकारों का बलिदान नहीं कर दिया जाता तो कम से कम उनके बलिदान की आशंका अवश्य ही बनी रहती है। इन बातों के अतिरिक्त यह भी कहा जाता है कि इस व्यवस्था के कारण सामान्य न्यायालयों के अधिकार सीमित हो गए हैं, उनकी प्रतिष्ठा को आघात पहुंचा है और सामान्य न्यायालयों तथा प्रशासकीय न्यायालयों के बीच अधिकार क्षेत्र संबंधी विवाद भी खड़े होते रहते हैं। प्रशासकीय विधि और न्याय व्यवस्था के संबंध में की गई उपयुक्त आलोचनाएं वस्तुतः अपर्याप्त और त्रुटिपूर्ण जानकारी पर ही आधारित है। इस व्यवस्था के आलोचक डाइसी ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि उन्होंने गलत और अपर्याप्त सूचनाओं के आधार पर त्रुटिपूर्ण निष्कर्ष निकाल लिए। उन्होंने आगे चलकर स्वीकार किया है कि प्रशासकीय विधि की व्यवस्था में कुछ महान गुण है जो फ्रांसीसी संस्थाओं की भावना के प्रतिकूल नहीं है। अनेक बार सामान्य न्यायालय प्रशासनिक अधिकारियों के कर्तव्य पालन की स्थिति के संबंध में ठीक से विचार नहीं कर पाते। इसके विपरीत प्रशासनिक न्यायालयों में विभिन्न विभागों के अध्यक्ष होते हैं और वे लोक सेवक के कार्य के औचित्य अनौचित्य का निर्णय करते समय उनके कर्तव्य पालन की परिस्थितियों के संबंध में ठीक प्रकार से निर्णय कर सकते हैं। प्रशासनिक विधि के आलोचकों द्वारा यह सोचा जाता है कि प्रशासनिक न्यायालयों के न्यायाधीश विभिन्न प्रशासनिक विभागों से संबंधित होने के कारण उनके द्वारा लोक सेवकों के साथ
पक्षपात किया जाता होगा और इस प्रकार न्याय का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। किंतु सभी लेखक और अन्य प्रत्यक्षदर्शी एक मत से इस बात को स्वीकार करते हैं कि प्रशासनिक न्यायालयों के न्यायाधीश निष्पक्षतापूर्वक कार्य करते हैं और वे अपने विभाग के सदस्यों के प्रति पक्षपात नहीं करते। ऑगर्जिंग के शब्दों में प्रशासनिक न्यायालयों से नागरिकों को उचित न्याय मिलता है और प्रशासनिक न्यायाधीश नागरिकों के प्रति कुछ पक्षतापूर्ण व्यवहार ही करते हैं। मुनरो ने भी लिखा है, फ्रांसीसी इसे अपने वैयक्तिक अधिकारों की पुष्टि करने में बाधक नहीं समझते, इसके विपरीत वे इसे अपनी स्वतंत्रता का दुर्ग और स्वेच्छाचारी सरकारी कार्यों के प्रति सुरक्षा के रूप में मानते हैं। साधारण न्यायालयों की व्यवस्था में एक बात यह देखी गई है कि शासन के विरुद्ध न्याय प्राप्त करने वाले व्यक्ति साधारण न्यायालयों की व्यवस्था में एक बात यह देखी गई है कि शासन के विरुद्ध न्याय प्राप्त करने में बहुत अधिक समय लगता है और बहुत अधिक धनराशि का व्यय होता है। इसी कारण सामान्य साधनों वाले व्यक्ति के लिए यह कार्य बहुत अधिक कठिन हो जाता है। लेकिन प्रशासनिक न्यायालय शीघ्रतापूर्वक न्याय प्रदान करते हैं और ये न्यायालय अल्प व्ययी भी है। इसीलिए फ्रांसीसी प्रशासनिक न्यायालयों को अपनी स्वतंत्रता की आधारशिला मानते हैं। लॉर्ड हेवर्ट ने इस दृष्टि से प्रशासनिक न्यायालयों की बहुत सराहना की है। एक दृष्टि से प्रशासनिक विधि की व्यवस्था विधि के शासन से भी श्रेष्ठ है। इंग्लैंड में सरकारी सेवकों का उत्तरदायित्व व्यक्तिगत होता है, उन्हें कोई विशेष संरक्षण प्राप्त नहीं होता। परिणाम स्वरूप सरकारी सेवक आवश्यक साहस और निर्भयता के साथ अपने कर्तव्यों का संपादन नहीं कर पाते। इसके अतिरिक्त यदि फ्रांस में सरकारी सेवक की किसी त्रुटि से किसी पक्ष को हानि पहुँचे तो पीड़ित पक्ष को राजकोष से पूरा हर्जाना दिया जाता है। लेकिन इंग्लैंड में सरकारी सेवकों का उत्तरदायित्व व्यक्तिगत होने के कारण पीड़ित पक्ष पूरा हर्जाना प्राप्त नहीं कर पाता। इस प्रकार प्रशासनिक विधि और न्याय व्यवस्था के अंतर्गत नागरिकों के हित अधिक अच्छे रूप से सुरक्षित रहते हैं। डॉक्टर गार्नर के कथन अनुसार यह बिना किसी संदेह के कहा जा सकता है कि विश्व में अन्य कोई ऐसा देश नहीं है जहां प्रशासनिक अधिकारियों की मनमानी, शक्ति के दुरुपयोग और अवैध आचरण के विरुद्ध निजी व्यक्तियों के अधिकार इतने अधिक सुरक्षित हो और जहां अधिकारियों द्वारा साधारण नागरिकों को हानि पहुंचाए जाने पर नागरिक क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए इतने अधिक आश्वस्त हो। वर्तमान समय में सरकारी कार्यों की अधिकता हो जाने के कारण ऐसे न्यायालयों की आवश्यकता विधि विहित प्रतीत होती है और वर्तमान समय में इंग्लैंड तथा अन्य सभी देशों में किसी न किसी रूप में प्रशासकीय न्यायालयों की व्यवस्था का विकास हो रहा है।